अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का बेटा सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने देखा तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि कुछ टर्म्स को समझा था जिसके बिहाफ पे हमें ये चैप्टर को पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से जीन इंट्रैक्शन को पढ़ा, जैसे कि सिंगल जीन और डबल जीन इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं, जिसके बेस पे मेंडल मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करेंगे। हम देखेंगे किन कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया और बाद में उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स को दिया जिन्हें हम लॉस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें से पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और थर्ड दिया उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन तीनों लॉस को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो बेटा सबसे पहले वहाँ उन्होंने किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं जिसके जो डिफरेंट रेट होते हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइट का कैरेक्टर ले लेता हूँ, प्लांट की हाइट के कैरेक्टर मैंने आपको बताया था बेटा कि एक कैरेक्टर होता है जो टॉल होता है, जो डोमिनेंट पेरेंट होता है, और दूसरा आपका ड्वार्फ। अब ये मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ कराया। तो मेंडल ने जब प्योर ड्वार्फ प्लांट को लिया तो वो उनका रेसेसिव पेरेंट था। इट कैन बी कंसीडर्ड एज रेसेसिव पेरेंट, और जो टॉल प्लांट था इट कैन बी कंसीडर्ड एज डोमिनेंट पेरेंट। इट इज़ डोमिनेंट पेरेंट। तो बेटा जब हम फिनोटाइप और जीनोटाइप को बनाते हैं तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर से डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से रेसेसिव को। फॉर एग्जांपल मैं टॉल के लिए जीनोटाइप बनाता हूँ कैपिटल टी, तो ड्वार्फ के लिए बन जाएगा स्मॉल टी, क्योंकि सेम अल्फ़ाबेट को हम जब स्मॉल में लिखते हैं तो रिप्रेजेंट करता है आपका बेटा स्मॉल में रेसेसिव और कैपिटल में डोमिनेंट। तो बेटा जब ये जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, दिस कैरेक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है तो एक ही सेग्रीगेट करेगा, और ये होमोजाइगस प्योर पेरेंट थे। दोनों ही बेटा कैसे हैं, ये होमोजाइगस मीन्स दोनों में ही क्या है, सिमिलर टाइप की गैमीट्स आपके प्रेजेंट हैं। देखो इसमें कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी मीन्स पहला वाला जो बंदा है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा वाला इज़ होमोजाइगस रेसेसिव। तो कैपिटल मी से एक निकल के आया और स्मॉल टी से एक निकल के आया। तो मेरे पास जो F1 जनरेशन का जीनोटाइप आया वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, डेट इज़ ये मेरा F1 जनरेशन आ गया। और F1 जनरेशन के इस मेंबर को मैं हाइब्रिड कहता हूँ क्योंकि ये दो चीज़ों के मिक्सचर से बना है। और F1 का मीन्स क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन मेंडल ने जब F1 को निकाल लिया बेटा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि कैपिटल टी स्मॉल टी में जो कैपिटल टी होता है ये हमेशा डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी वाले को मास्क कर देता है। अब कैपिटल टी किसका कैरेक्टर था, डोमिनेंट का कैरेक्टर था, और रेसेसिव वाले के लिए स्मॉल टी था। मतलब मुझे इस जनरेशन में जितने भी पौधे 100% मिलेंगे दे आर टॉल, ऑल आर टॉल प्लांट, बिकॉज कैपिटल टी हैज़ मास्क दी एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल टी। डोमिनेंट वाले ने रेसेसिव को छुपा दिया। फिर मेंडल ने क्या कराया बेटा, आपको पता है मेंडल के तीन ही काम थे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग, और थर्ड क्या था उनका, गेटिंग F1 जनरेशन। और F1 मिलने के बाद मेंडल क्या करते थे, उन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन करा के सेल्फिंग करा देते थे। ये सेल्फिंग कराते थे सेम गैमीट से। मींस मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल जो आया है मेरा मेल प्लांट है, तो सेम जीनोटाइप का वो फीमेल प्लांट पिकअप करते थे और उसका क्रॉस करा देते थे। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने ले लिया है और ये फीमेल प्लांट लिया। अब एक चार्ट को हम प्रिपेयर करते हैं जिससे जीनोटाइप स्टडी किया जाता है, इसे बोलते हैं RC पनेट चार्ट। साइंटिस्ट थे RC पनेट, उन्हीं के नाम पे हम जीनोटाइप को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को निकालने के लिए एक पनेट चार्ट को निकालते हैं, और इससे हम जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के उसे स्टडी कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पनेट स्क्वायर बना रहा हूँ। अब मैंने कैरेक्टर लिया है एक, तो उसके ट्रेट हो गए दो, और उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट। तो मुझे टोटल 4 बॉक्सेस को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 बॉक्सेस को मैं अगर बनाऊँ बेटा तो मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, 4 बॉक्सेस को प्रिपेयर कर लूँगा। ये पनेट स्क्वायर है आपका, और इसमें मैं लिखता हूँ, मैंने इधर एक्स एक्सिस पे कैपिटल
टी स्मॉल टी ले लिया है और यहाँ पे ले लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेल का गैमीट है और ये आपका बेटा फीमेल का गैमीट है। इसमें मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर्स को लिखता हूँ तो देखिएगा क्या आता है। कैपिटल टी, दूसरे का इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मीन्स ये वाला मेरा पेरेंट कैसा आया है कि इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, मीन्स इट विल बी टॉल। और ये वाला कैसा आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल आएगा क्योंकि एक कैपिटल टी प्रेजेंट है तो स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। और ये भी क्या है मेरा, टॉल। और ये मेरा क्या आ जाएगा, ड्वार्फ। क्यों अब बेटा ये जो कैपिटल टी है ये मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है। कैसा है, होमोजाइगस, बिकॉज दोनों कैपिटल टी हैं। और कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे 2 बार दिख रहा है और ये दोनों ही क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, ये वाला भी क्या है मेरा, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। और ये मेरा क्या है बेटा, होमोजाइगस रेसेसिव आया। तो मुझे कुल मिला जुला के क्या देखने को मिल रहा है कि फिनोटाइप में मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे टोटल कितने टॉल प्लांट मिल रहे हैं। 3 टॉल प्लांट मिल रहे हैं और 1 ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। तो बेटा मेरा F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कितना आ जाता है, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आ जाता है 3:1। मीन्स 3 मुझे टॉल मिल रहे हैं और 1 मुझे क्या देखने को मिलता है, ड्वार्फ। मीन्स 75% प्लांट्स आर टॉल एंड 25% आर ड्वार्फ प्लांट। अब इसमें जीनोटाइप अगर मैं निकालूंगा, देखो अगर मैं जीनोटाइप निकालने की कोशिश करूंगा बेटा, तो जीनोटाइप में मुझे क्या दिखेगा, मैं कहता हूं कि जीनोटाइप में रेशियो में तुम मुझे बताओ कि टोटल हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट कितने हैं, 1, और उसमें होमोजाइगस टॉल प्लांट 1 है, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट 2 है और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट 1। मीन्स मुझे कैपिटल टी 1 बार देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी 1 बार देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। तो बच्चों फिनोटाइप रेशियो आता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। अब बताओ मुझे इसमें क्या 25% देखने को मिल रहा है, कौन से, होमोजाइगस टॉल प्लांट, 50% देखने को मिल रहा है मुझे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट और 25% मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है। तो इस कंक्लूजन पे निकलने के बाद मेंडल ने एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने बेटा एक लॉ प्रिपेयर किया जिसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये इनका फर्स्ट लॉ था। इसमें कहते हैं आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ओनली वन एलील of a gene is able to express itself in F1 generation and the one which expresses is called dominant। जो एक्सप्रेस कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। एंड विच गेट्स मास्क या फिर सप्रेस्ड मतलब जो छुप जाता है। मैंने कहा बेटा छुप जाता है, गायब नहीं होता है, ये सिर्फ इसके इफेक्ट को, डोमिनेंट वाला रिसेसिव के इफेक्ट को मास्क कर देता है। गेट सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। जो सप्रेस हो जाता है उसे मैं क्या कहता हूँ बेटा, रिसेसिव हो जाता है। अब बताओ जैसे मैंने अभी परफॉर्म किया है तो यहाँ पे टॉल प्लांट आपका डोमिनेंट था और ड्वार्फ प्लांट क्या है, रिसेसिव था। तो टॉल प्लांट ने ड्वार्फ प्लांट के आपके एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है, मास्क कर दिया है। देखो F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, टॉल। तो टॉल को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ कि ये क्या है, मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर है। मैं पहले नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा ड्वार्फ है।
F1 जनरेशन में मुझे 100% जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है उसी को मैं टॉल कंसीडर करता हूँ, यानी कि डोमिनेंट कंसीडर करता हूँ। और आपका जो वहाँ पे नहीं एक्सप्रेस होता है वो रेसेसिव हो जाता है, क्योंकि अगर वो रेसेसिव ना होता तो वो एक्सप्रेस कर पाता अपने आप को। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया जिसको कहते हैं मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे देखते हैं बेटा। अब इसी से इन्होंने एक और लॉ को प्रूव किया, सेकेंड लॉ, यानी कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स होता है बेटा डिवीज़न, और यू कैन से सेपरेशन। तुम डिवीज़न कह लो या इसे सेपरेशन कह लो। अब इसमें देखो बेटा, इस लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ में इन्होंने क्या कहा कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, the alleles separate, the alleles separate during gamete formation, the alleles separate during gamete formation। gamete formation के समय बेटा आपके एलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बट दे डू नॉट ब्लेंड, बट दे डू नॉट ब्लेंड। ब्लेंड मतलब बेटा उनकी मिक्सिंग नहीं होती है, वो कभी मिक्सिंग नहीं करते हैं। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बट दे डू नॉट ब्लेंड, कभी इनकी मिक्सिंग नहीं होती है। एंड दे रिटेन देयर ओरिजिनल फॉर्म एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। इस लॉ को आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं बेटा। जैसा मैं कह रहा हूँ कि X और X गैमीट ये मुझे फीमेल में दिखता है, बिकॉज फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, और X और Y मुझे दिखता है मेल्स के अंदर, बिकॉज मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। मीन्स यहाँ पे एक X क्रोमोजोम है और यहाँ पे एक Y क्रोमोजोम है। अब बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि कैसे इस लॉ को मैं इससे प्रूव कर सकता हूँ। तो देखो, X और X दो टाइप के गैमीट बनाते हैं, एक X और ये दूसरा X। एक X मैं यहाँ लिख रहा हूँ और दूसरा X मैं बेटा यहाँ लिख रहा हूँ। और मेल मुझे दो टाइप के क्रोमोजोम को देगा, एक का नाम है X और दूसरे का नाम है Y। एक X मिलेगा और यहाँ Y, मतलब स्पर्म में या तो X देखने को मिलेगा या तो Y, जबकि ओवा जितनी भी फीमेल बनाएगी उन सब में मुझे क्या देखने को मिलेगा, X और X ही देखने को मिलेगा। अब देखो, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, पढ़िएगा। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मुझे पेयर दिख रहे हैं, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। दी एलील सेपरेट, इनके एलील सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बट दे डू नॉट ब्लेंड। यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के समय बेटा इनका सेपरेशन तो हो रहा है। ये दोनों कौन सा फॉर्मेशन चल रहा है, देखो गैमीट फॉर्मेशन के समय इनका सेपरेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, कभी ये ब्लेंड नहीं करेंगे। क्यों? और जब इनके जाइगोट फॉर्मेशन का समय आएगा बेटा, जब जाइगोट फॉर्मेशन का समय आएगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस से रिटेन कर लेंगे। देखो, अगर यहाँ से X आया और यहाँ से X आया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, XX बनेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगी, एक फीमेल। इसने वापस से अपने कैरेक्टर को रिटेन कर लिया, देख सकते हैं आप। और अगर यहाँ से X आया और यहाँ से Y आया तो मेरे पास एक मेल बन जाएगा, और यहाँ भी अपने कैरेक्टर को वापस से इसने रिटेन कर लिया। तो यही था मेंडल का क्या, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। देखो, प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा गैमेट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाइगोट फॉर्मेशन के समय आप देख सकते हैं वापस आ जा रहे हैं। तो ये दोनों ही लॉ, दीज आर बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दीज टू लॉज आर बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड हैं बेटा, दे आर बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दे आर बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल।
एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि मेंडल के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में हमको क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस समय तक ये नहीं डिस्कवर हो पाया था कि कैरेक्टर को जीन्स कंट्रोल करते हैं। मेंडल कहते थे कि एक ऐसी चीज़ है जिसे वो बोलते थे फैक्टर। तो फैक्टर, पहला इनका क्या था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। उन्हें हम क्या कहते थे? फैक्टर्स कहते थे। दूसरा पॉइंट क्या था कि फैक्टर हमेशा पेयर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर हैं बेटा, ये आपको कैसे दिख रहे हैं? पेयर में। जितने भी फैक्टर्स हैं दीज आर इन पेयर, ये कभी अलग नहीं रहते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हो गया? फैक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर। आज हम इन्हीं फैक्टर्स को जीन नाम से जानते हैं, क्योंकि जोहानसन ने 1909 में इस फैक्टर का नाम बदल के क्या कर दिया? जीन। और जीन आपको पता है क्या होते हैं? दे आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को आप क्या बोल सकते हैं? जीन। और जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म क्या होता है बेटा? एलील। जबकि ट्रेट किसका अल्टरनेटिव फॉर्म है? कैरेक्टर का। सपोज हाइट एक क्या है? कैरेक्टर, और उसका ड्वार्फनेस या टॉलनेस होना उसका क्या हो जाएगा? एलील। एक डोमिनेंट एलील होता है, दूसरा रेसेसिव एलील होता है। तो ये दो पॉइंट हो गया। और इसके बाद तीसरा आपको पता है, जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को X1 जनरेशन में उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो सप्रेस हो जाता है उसे कहते हैं हम रेसेसिव। तो ये मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंट के कुछ कीवर्ड्स थे जिन्हें आपको टर्म थ्रू होकर रिमेंबर करना है। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड कैरेक्टर का नाम उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यहाँ पहला पॉइंट सबसे पहले जो मुझे देखना होता है वो कहते हैं हम कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। Alleles do not show any blending. Both characters are recovered as such in F2 जनरेशन। दोनों ही कैरेक्टर्स को आप F2 जनरेशन में एज सच डिस्कवर करेंगे आप। भले ही वो F1 में छुप जाता हो, लेकिन वो गायब नहीं होता है, वो सिर्फ सप्रेस होता है। और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? F2 जनरेशन में। बोथ कैरेक्टर्स कैन बी सीन इन F2 जनरेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि दो द पेरेंट कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन बट दे रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको मेल और फीमेल का एग्जाम्पल दे के समझाया था। होप यू हैव गेट इट। अब बेटा जब ये मेरा हो जाता है तो इसके बाद में, ये तो सिंगल जीन का इंट्रैक्शन था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इन दो जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। अब बेटा जब हम सिंगल जीन के इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रहे थे तो उसे मैंने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब सिंगल जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था तो उसे कह रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम दो जीन के इंट्रैक्शन को जब पढ़ेंगे तो उन्हें मैं बोलूँगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। उन्हें मैं क्या बोलूँगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया। मेंडल ने दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल कंसेशन के साथ उसको समझेंगे। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बेटा अगर इससे आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।